अस्सलामुअलैकुम क्लास। मेरा नाम ग़ुलाम असगर है और हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। आज इसका दूसरा लेक्चर है। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे, उसकी डेफिनेशन, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन, इन्वेस्टर वर्सेस गैम्बलिंग। ठीक है, हमने कुछ कॉन्सेप्ट उसके डिस्कस किए थे। ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये आपका 30% जो है ये थ्योरी पर है मुनहसर और 70% इसके न्यूमेरिकल हैं। न्यूमेरिकल में भी वही जो हम लास्ट टाइम कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ रहे थे और उसमें हमने कहा कि फ्यूचर ऑप्शंस, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ऑप्शंस, ठीक है, वो सब कुछ, वो सारे टॉपिक स्वैपिंग वगैरह वो इसमें डिस्कस किए जाएंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट टोटली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो आज हम अपने इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर का, इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन का एंड कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कितनी तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। आप प्रोबेबली सोच रहे होंगे कि सर ये बातें हमें पहले से पता है, तो ऐसे समझ लें कि आपकी रिवीजन की जा रही है। कैसे? इन्वेस्टर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो इंडिविजुअल होते हैं या इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनके पास रिसोर्सेज और नॉलेज दोनों बहुत कम होते हैं क्योंकि इनके पास एनालिसिस में इंगेज होने के लिए टाइम नहीं होता। ठीक है, और एनालिसिस करने के लिए आपको एक्सटेंसिव इवैल्यूएशन करनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो investors operate alongside institutional investors, however their characteristics are different। क्या डिफरेंट है जी? इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स लार्ज इन नंबर, दूसरा है इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज उनके पास बहुत कम होते हैं। ठीक है जी। इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज देखते हैं जी, किसे कहते हैं? इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज वो होते हैं, ये इदारे होते हैं बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट कंपनीज़, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज़, ठीक है, नॉन बैंकिंग कंपनीज़। एक्चुअली बैंक भी इस पे काम करता है। तो ये क्या करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स? क्योंकि इनके पास स्किलफुल टीम होती है, ये उस टीम के ज़रिए एनालिसिस करवाते हैं, एनालिसिस करवाने के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास स्किल सेट और नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इन दोनों में जो टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, इन दोनों में से कौन से फॉर्म बेटर है? ऑब्वियसली इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वाली साइड बहुत बेटर है। क्यों बेटर है जी? उनके पास प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, वो एनालिसिस करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ में से वो अपॉर्चुनिटीज़ सेलेक्ट करते हैं जो उन्हें मैक्सिमम रिटर्न दे सके और रिस्क बिल्कुल मिनिमम हो। जी, आपको क्लियर हो गया? अभी तक हमने ये पढ़ा कि इन्वेस्टर्स दो तरह के होते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से मुराद वही म्यूचुअल फंड की कंपनीज़ हो गई, ठीक है, दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हो गई, बैंकिंग कंपनीज़ हो गई, नॉन बैंकिंग कंपनीज़ हो गई, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट करती हैं। ठीक है, बेटर इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। क्यों बेटर हैं? क्योंकि उनके पास नॉलेज बहुत है, स्किलफुल प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि एक्सटेंसिव एनालिसिस करने के बाद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में से बेस्ट अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले और मिनिमम रिस्क बर्दाश्त करना पड़े। जी, अब इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज। पहले तो हम सिंपल इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे थे और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कैसे करते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी पढ़ा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ा, अकाउंटिंग में भी इसका कुछ पोर्शन आया। लेकिन अब आके इन्होंने वाज़ेह कर दिया कि आप इन्वेस्टमेंट जो है, ये इन्वेस्टमेंट कहते हैं कमिटमेंट ऑफ फंड्स को। ठीक है, कमिटमेंट ऑफ फंड्स हम दो तरह के एसेट्स में कर सकते हैं। पहली एसेट की टाइप है रियल एसेट, दूसरी है फाइनेंशियल एसेट। अच्छा, रियल एसेट कौन सा होता है? रियल एसेट टेंजिबल मटेरियल को कहा जाता है, लाइक बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, लैंड, गोल्ड, सिल्वर, डॉलर्स, ये सब के सब क्या हैं? रियल एसेट्स हैं। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स बेसिकली अ पीस ऑफ पेपर होता है, वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा होता है कि क्लेम टू रियल एसेट। यानी देखें ना कि अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स ख़रीदता हूँ तो मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि कंपनी की ओनरशिप में से मेरा हिस्सा इतना है। तो कंपनी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? रियल एसेट को। और रियल एसेट की ओनरशिप मेरे पास किस तरह से? एक पेपर पर, एक पेपर रिप्रेजेंट कर रहा है ओनरशिप ऑफ द कंपनी।
अब फाइनेंशियल एसेट्स दो तरह के होते हैं, कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं और कुछ नॉन सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टमेंट होती हैं। अभी हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे। तो सेक्शन 2 सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के मुताबिक सिक्योरिटीज़ किस किस चीज़ को इन्वॉल्व करती हैं? सबसे पहले शेयर्स को, फिर स्टॉक्स को, फिर बॉन्ड्स को, डिबेंचर्स को, डिबेंचर स्टॉक को, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को, और इसी तरह की नेचर की जो भी कंपनी ने बना रखी हों सिक्योरिटीज़ हम उसे कहेंगे, और किसी भी कंपनी ने। अब देखें यहाँ पर दो वर्ड यूज़ हुए, एक वर्ड था डिबेंचर का और दूसरा यूज़ हुआ डिबेंचर स्टॉक का। दोनों में डिफरेंस क्या है? जी, दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। एक डिबेंचर क्या होता है कि एक पीस ऑफ पेपर होता है, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके कि उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, उसकी फेस वैल्यू भी लिखी होती है। अब जब बहुत से डिबेंचर्स का मजमूआ जो होता है वो डिबेंचर स्टॉक कहलाता है। जी, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जी। इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ किसे कहते हैं? सबसे पहले एवेन्यू के दो मीनिंग हैं। पहला मीनिंग तो ये है कि जो एक कॉलोनी के अंदर जैसे नाम रखे जाते हैं ना, कि सिटी हाउसिंग है, सिटी हाउसिंग एवेन्यू, या फिर DH एवेन्यू, इससे मुराद वो लंबी शाहराह होती है या रोड होता है, ठीक है, जो कॉलोनीज़ में बनाए जाते हैं। अगर दूसरा मीनिंग पूछें तो दूसरा मीनिंग ये है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को सलूशन निकाल कर उसमें किस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं पॉजिटिव साइड पर, उसे एवेन्यू कहते हैं। अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट एवेन्यू की बात करूं तो बहुत से ऐसी एवेन्यूज़ हैं जो किसी भी इन्वेस्टर को फेस करने पड़ते हैं, किसी भी सेवर को फेस करने पड़ते हैं। कौन कौन से? कुछ सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो मार्केटेबल होती हैं, लिक्विड होती हैं, कुछ नॉन मार्केटेबल होती हैं, कुछ हाईली रिस्की होती हैं, कुछ रिस्कलेस होती हैं, ठीक है। इन्वेस्टर को चूज़ करना पड़ता है सबसे बेस्ट एवेन्यूज़ अमंग द सिक्योरिटीज़, ठीक है। किसकी बेसिस पर? अपनी प्रेफरेंस की बेसिस पर और रिस्क की बेसिस पर। याद होगा आपको, हमने इन्वेस्टर की टाइप्स पढ़ी थी। तो इन्वेस्टर का रिस्क के लिहाज से 3 टाइप्स थी: ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली। जी, सबसे पहले वो ऑप्टिमिस्टिक कौन से लोग थे? ऑप्टिमिस्टिक लोग वो लोग थे जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और वो हाई रिस्क टेकर होते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें प्रॉफिट ही होगा। फिर पेसिमिस्टिक थे जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, वो रिस्क टेकर नहीं थे, वो हमेशा सोचते हैं कि हमें लॉस हो जाएगा, नेगेटिव सोचते थे। तो जो इन्वेस्टमेंट की एवेन्यूज़ हैं इसमें आपके तीनों टाइप्स आ जाती हैं। अब इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ को कितनी तरह की होती हैं, किस कैटेगरी में उन्हें रखा जाता है, ये कुछ 7 कैटेगरीज बताई गई हैं। सबसे पहली कैटेगरी है कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ की, दूसरी है डिपॉजिट इन बैंक्स एंड नॉन बैंक कंपनीज़, ठीक है। फिर UTI एंड अदर म्यूचुअल फंड एज स्कीम्स हैं। फिर फोर्थ वन है आपके पास पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एंड सर्टिफिकेट। फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है। उसके बाद है प्रोविडेंट फंड स्कीम एंड गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट स्कीम्स। ये सारी की सारी सिक्योरिटीज़ हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं सबसे पहले कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी प्राइवेट सेक्टर के अंदर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ इशू करती है। कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ होती क्या हैं? कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ आपके शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, वारंट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, GDR मतलब ग्लोबल डिपॉजिट रिसीप्ट्स, ठीक है। फिर डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स भी प्रोडक्ट्स को आ जाता है, वही भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो अभी आपको बताने की ज़रूरत है वो ये है कि जो इक्विटी शेयर्स हैं इनमें रिस्क भी मिनिमम होता है और इसमें रिटर्न भी मिनिमम होता है कंपेयर टू द प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर शेयर्स। अब सबसे पहले शेयर कैसे कहते हैं? आपको पता है कि शेयर की अगर डेफिनेशन मैं करूं तो वो कहते हैं जी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी, उसको हम शेयर कहते हैं। और जो उन शेयर्स को ख़रीदता है वो शेयर होल्डर बन जाता है। अब इन्वेस्टर क्या करते हैं? बेसिकली उस कंपनी की, जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसकी ऑनरशिप वो परचेज़ कर रहे होते हैं। फिर जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो आपको पता है कि प्रॉफिट का एक पोर्शन वो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के तौर पर दे देती है,
ठीक है। उसके बाद अगर कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही हो और कंपनी के पास फ्यूचर प्लान भी हो तो कंपनी क्या करती है कि आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व के तौर पर भी रख लेती है। इसके अलावा आपको पता है कि किसी भी शेयर से आप दो तरह के गेन रिसीव कर सकते हैं। एक गेन हो गया आपका वो डिविडेंड, प्लस होता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है कि चेंज इन द प्राइसेस, कि जब आपने परचेज़ किया था शेयर उसकी प्राइस जो थी अब वो इंक्रीज़ करके मैक्सिमम हो चुकी है, तो आप उसे सेल आउट करके जो चेंज आएगा प्राइसेस में वो उसे कैपिटल गेन कहते हैं। कैसे भला, आपने एक शेयर परचेज़ किया 100 रुपीज़ का, अब उसकी प्राइस 300 हो चुकी है, तो चेंज इन द प्राइस है 300 माइनस 100 तो 200 आ गया, तो 200 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा। क्लियर है जी सबको। अब जो शेयर्स हैं ये आपको प्राइमरी मार्केट में भी मिल जाते हैं, सेकेंडरी मार्केट में मिल जाते हैं। अब प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है, सेकेंडरी मार्केट कौन सी होती है? प्राइमरी मार्केट जो मनी में डील करते हैं, पैसों में डील करते हैं, जिसमें आपके बैंक्स आ जाते हैं सारे के सारे। सेकेंडरी मार्केट में आपके स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आ जाती है, ठीक है। अब जब किसी कंपनी ने सबसे पहली दफ़ा शेयर्स इशू करने हों तो हम उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जब वो पहली दफ़ा शेयर्स इशू कर रही होती है तो उसे प्राइमरी मार्केट में करना होता है। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में भी शेयर्स को ख़रीद सकते हैं और प्राइमरी मार्केट में शेयर्स को भी ख़रीदा जा सकता है। जी ये है जी ब्लू चिप्स ऑल्सो कॉल्ड स्टॉलवर्ट्स। ये क्या होता है, ये स्टॉक बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। सिर्फ वो कंपनी इशू कर सकती हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ठीक है, और अपनी अपनी इंडस्ट्री में लीड कर रही हों। सबसे हाई स्टॉक, हाई क्वालिटी का स्टॉक क्यों है? क्योंकि इसमें डिविडेंड्स बहुत अच्छे दिए जाते हैं और रेगुलर बेसिस पर दिए जाते हैं, ठीक है। मार्केट प्राइस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट नहीं करती। लाइक कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनकी प्राइस अभी 900 पे खड़ी हो और हल्की सी न्यूज़ आती नहीं है और उनकी प्राइस जो है 900 से सीधा 300 पे पहुंच जाए या फिर 100 पे पहुंच जाए या 50 पे पहुंच जाए, तो उन्हें लॉस हो जाता है जल्दी। लेकिन ये क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रांग होती हैं तो ये अपना सेटबैक्स को बर्दाश्त कर सकती हैं, इसीलिए इनका डिविडेंड बहुत हाई होता है, इसलिए इनके शेयर्स की प्राइसेस भी हाई होती हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड्स देखते हैं जी। ग्रोथ स्टॉक, आपको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पढ़ाया गया होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में आपको टोटल 3 टाइप्स पढ़ाई जाती हैं ग्रोथ की। एक होती है कि कंटिन्यूस ग्रोथ, एक होती है आपकी ज़ीरो ग्रोथ, ठीक है, एक होती है वेरिएबल ग्रोथ। अच्छा, क्या मतलब है इसका? सबसे पहले देखते हैं ज़ीरो ग्रोथ। ज़ीरो ग्रोथ वो होती है कि जो भी शेयर के प्राइसेस वो देंगे, शेयर के बदले में डिविडेंड ऑफ़र करेंगे, वो अपने कंपनी की पोजीशन के लिहाज से ऑफ़र करेंगे, अपनी कंपनी के प्रॉफिट की पोजीशन के लिहाज से, ठीक है। उसमें किसी भी किस्म की वो ग्रोथ नहीं करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट ग्रोथ से मुराद ये है कि कंपनी ये पहले ही पॉलिसी में शो कर देती है कि वो जितना भी डिविडेंड दे रही है वो हर साल 5% या 10% प्रीवियस डिविडेंड का इंक्रीमेंटल लगा कर देगी, ठीक है। ये होता है कांस्टेंट ग्रोथ। वेरिएबल ग्रोथ से मुराद ये होता है, वेरिएबल ग्रोथ वाले ग्रोथ रेट फिक्स नहीं करते, वो कंपनी के प्रॉफिट के लिहाज से आपका डिविडेंड बढ़ाते रहते हैं। अच्छा, आपको इनकी एग्जांपल्स कहाँ मिलती हैं जी? इनकी एग्जांपल ये भी है, ग्रोथ स्टॉक उन स्टॉक्स को भी कहा जाता है ऐसे स्टॉक जिनका ग्रोथ रेट एवरेज लेवल से बढ़कर हो। आपके मुल्क की इकोनॉमी लॉस में जाती है, अब वो लॉस में गई 50%, लेकिन ग्रोथ लेवल स्टॉक वाले इतना सेटबैक बर्दाश्त कर जाते हैं और वो अपना ग्रोथ का लेवल इकोनॉमी से बड़ा रखते हैं, ठीक है जी। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं जी। इनकम स्टॉक ऐसे स्टॉक को कहा जाता है जिनकी मार्केट प्राइस से ज़्यादा कंपनी क्या करती है, डिविडेंड्स ऑफ़र करती है। इन स्टॉक्स को डिविडेंड स्टॉक, डिफेंसिव स्टॉक्स भी कहा जाता है। इनमें ड्रग्स शामिल हैं, फूड शामिल है, पब्लिक यूटिलिटी शामिल है। इनके प्राइसेस में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन इनके डिविडेंड बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपको पता है क्योंकि ये इन्वेस्ट कर रहे हैं नेसेसिटीज़ में। अभी आपको पता है जैसे कोविड आया है तो कोविड में अक्सर बिजनेसेस शटडाउन की तरफ गए हैं, लेकिन कुछ बिजनेसेस हैं जो बिल्कुल बंद नहीं हुए। आपके मेडिकल स्टोर्स, आपके जनरल स्टोर्स, ठीक है, आपका होटलिंग का बिज़नेस, ये सारे के सारे
नेसेसिटी के बिजनेस हैं। साइक्लिकल स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स को कहा जाता है जिनकी अर्निंग्स जो हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं विद द बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल किसे कहते हैं? बिजनेस साइकिल कहते हैं जी, बिजनेस साइकिल के अंदर कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि सबसे पहले बूम अगर है तो बूम के बाद आपका रिसेशन आता है, रिसेशन के बाद आपका डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन के बाद आप रिकवरी की तरफ आते हैं और रिकवरी से फिर बूम की तरफ। ठीक है, तो साइक्लिकल स्टॉक ऐसे स्टॉक्स को कहा जाता है जिनकी अर्निंग्स फ्लक्चुएट करें बिजनेस साइकिल के साथ। या फिर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो गर्मी के मौसम में चलें या सर्दी के मौसम में। ठीक है, तो इनकी प्राइसेस भी बढ़ती और कम होती हैं ट्रेड साइकिल के साथ साथ। ट्रेड साइकिल भी उसे कहा जाता है जिसे बिजनेस साइकिल कहा जाता है। जी, अब हम डिस्कस करते हैं डिस्काउंट स्टॉक। डिस्काउंट स्टॉक ऐसे स्टॉक को कहा जाता है जिसके शेयर की प्राइस फेस वैल्यू से कम हो, जिसकी प्राइस फेस वैल्यू से कम हो। मकसद क्या है बताने का कि एक ऐसा शेयर जिसकी प्राइस 100 है, लेकिन कंपनी क्योंकि इतनी स्ट्रांग नहीं है तो वो 100 वाला शेयर क्या करती है, 80 में बेच देती है। तो 80 में बेचने से उनके शेयर्स डिस्काउंट में बिक रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक्स को कहा जाता है जिनकी प्राइस जो है वो फेस वैल्यू से कम हो, अंडर वैल्यूड को स्टॉक। अंडर वैल्यूड स्टॉक ऐसे स्टॉक्स को कहा जाता है जिसके बैकग्राउंड पर कंपनी बहुत स्ट्रांग हो, कंपनी पॉजिटिव ग्रोथ कर रही हो, लेकिन मार्केट जो है उनके शेयर की प्राइसेस करेक्टली रिफ्लेक्ट ना कर रही हो। देखें, अगर नेस्ले कॉरपोरेशन है, टोटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, प्रोडक्ट्स हैं, सेल्स है उनके पास, मार्केटिंग है उनकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्केट में नाम है उनका, लेकिन उनकी मार्केट में जो शेयर की प्राइसेस है वो बढ़ ही नहीं रही, जिसका मतलब ये अंडर वैल्यूड है। अक्सर जो आपके ब्रोकर्स होते हैं वो इस बात से फ़ायदा उठाते हैं, वो क्या करते हैं, इनके स्टॉक्स जो अंडर वैल्यूड हो ख़रीद लेते हैं। जैसे ही मार्केट उनकी वैल्यूएशन दोबारा करती है तो उनकी शेयर प्राइसेस बहुत हाई हो जाती हैं, तो उन्हें वो बेच देती हैं। टर्न अराउंड स्टॉक्स, टर्न अराउंड स्टॉक ऐसे स्टॉक्स को कहा जाता है जो मार्केट में बहुत अच्छे काम नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जो कंपनी होती है वो एक बैड पैच से गुजर रही होती है। बैड पैच से मुराद कि कंपनी को कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ और उस लॉस से कंपनी रिकवर कर रही हो। अब जी प्रेफरेंस शेयर्स पे आते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स को कहा जाता है जो कि जिन पे आपकी अर्निंग का जो परसेंटेज है वो फिक्स्ड होती है और इनको प्रायोरिटी दी जाती है अर्निंग देने के लिए। प्रेफरेंस स्टॉक की दो टाइप्स हैं, कम्युलेटिव स्टॉक, नॉन कम्युलेटिव स्टॉक्स। कम्युलेटिव स्टॉक्स क्या होते हैं? कम्युलेटिव स्टॉक ऐसे स्टॉक को कहा जाता है जिसमें कंपनी ने अगर प्रीवियस कुछ ईयर्स में डिविडेंड इशू नहीं किया था और अब वो इशू करने जा रही है, तो कम्युलेटिव स्टॉक वालों क्लेम कर सकते हैं कि उन्हें प्रीवियस ईयर्स वाला भी डिविडेंड अब पे किया जाए और करंट ईयर का भी पिया जाए। नॉन कम्युलेटिव स्टॉक में नॉन कम्युलेटिव स्टॉक्स वालों को प्रायोरिटी तो मिलती है कॉमन स्टॉक से, लेकिन इनको प्रीवियस ईयर्स का डिविडेंड नहीं मिलता, सिर्फ करंट ईयर का डिविडेंड दिया जाता है। अभी इसकी डिस्कशन चल रही है कि ये डेट की शेप है या फिर इक्विटी की शेप है। अभी आप डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉमन स्टॉक होता है, कॉमन स्टॉक वालों को ओनरशिप का राइट दिया जाता है, इनको ओनरशिप का राइट नहीं दिया जाता। डिबेंचर एंड बॉन्ड्स दोनों लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, दोनों 5 से 10 या 5 से 15 सालों के लिए इशू किए जाते हैं, ठीक है। इस पे इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है, ठीक है। इसकी जो है ये एक फ़िक्स डिपॉजिट बॉन्ड की तरह है, इस पे हाई रिस्क होता है और इस पे रिटर्न भी हाई होता है। अक्सर जो कंपनीज़ बॉन्ड्स इशू करती हैं तो कुछ रेटिंग कंपनीज हैं जो उनके बॉन्ड्स को रेट कर देती हैं। जैसे आपने सुना होगा स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग एजेंसी बहुत बड़ी एग्जांपल है। ये क्या करती है, कंपनी जब बॉन्ड इशू कर रही हो तो कंपनी की स्ट्रेंथ के बिना पर, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बिना पर, कंपनी की वैल्यूएशन के बिना पर ये उनके बॉन्ड्स को क्या करती है, रेट करती है, ठीक है। इनकी रेटिंग कुछ इस तरह से होती है, AAA, AA, फिर A, फिर BBB, डबल बी, फिर B, ट्रिपल C, डबल C एंड फिर C। इस तरह से इनके बॉन्ड्स क्या होते हैं, रेट किए जाते हैं।
डिपॉजिटरी रिसीप्ट से मुराद एक रिसीप्ट ही है जो बैंक इशू करता है, या फिर एक सर्टिफिकेट है जो ओवरसीज़ डिपॉजिटरी बैंक इशू करता है। ठीक है, वो किसी को भी इशू किया जा सकता है, नॉन रेजिडेंट को, रेजिडेंट को। अब ग्लोबल रिसिप्ट जिस बैंक ने इशू किया है और वो हर मुल्क में जो है उसमें इन्वेस्टर जो है उसे क्या कर सकता है, कैश करवा सकता है। आप पहले ग्लोबल डिपॉजिट रिसीव करेंगे, अगर वो रिसीप्ट अमेरिका के किसी बैंक से इशू की गई है तो उसे अमेरिकन डिपॉजिट रिसीव कहेंगे। इसी तरह से पाकिस्तान का है, अगर पाकिस्तान में इशू की गई है तो उसे पाकिस्तान डिपॉजिट रिसीव कहेंगे। तो ये डिपॉजिट रिसीव्स होती है। अब वारंट्स को डिस्कस करते हैं जी। वारंट्स क्या होते हैं? आपको अभी मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बताने हैं। वारंट बिल्कुल उसी की टाइप की तरह। वारंट एक सर्टिफिकेट है जो इसके होल्डर को इस बात की गारंटी देता है कि आफ्टर अ प्रॉपर टाइम एट अ स्पेसिफिक प्राइस एट अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट ये सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर सकता है। अब ऐसा करते क्यों हैं लोग? देखें, अगर मुझे पता हो कि कंपनी की जो शेयर की वैल्यू है ये अंडर वैल्यूड है, इसने बाद में जब सेट होना है तो इसकी प्राइसेस बहुत हाई जाएंगी, तो मैं आज ही कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि मैं 3 माह बाद या 1 साल बाद जो मेरे एनालिसिस के मुताबिक मैं इस प्राइस पे ये शेयर्स ख़रीदूँगा। अगर कंपनी का एनालिसिस वीक है और वो समझते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और आप उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को वारंट कहा जाएगा। जब टाइम आता है तो क्या करते हैं, आप उस वारंट को कैश करवाते हुए सिक्योरिटीज़ परचेज़ करते हैं और सिक्योरिटीज़ का आप प्राइसेस से फ़ायदा उठाते हैं। अब ये फ्यूचर की बात है कि आपका एनालिसिस कामयाब होता है नहीं होता, उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं कम होती हैं, क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता। डेरिवेटिव्स भी इसी तरह से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, फ्यूचर ये फिज़िकल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा है जिसमें आप कंपनी से सेल एंड परचेज़ का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आप आज ही कह दें कि जी मुझे प्रोडक्ट चाहिए, इतने यूनिट्स चाहिए और इस रेट को चाहिए, और आज आप उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टूल है रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए। लेकिन याद रखें, ये तमाम चीज़ें आपके एनालिसिस पे डिपेंड करती हैं, आपका एनालिसिस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती हैं। अब बात आ गई डिपॉजिट्स की। डिपॉजिट सिंपल डिपॉजिट्स की बात कर रहा है कि आपका सेविंग अकाउंट के ऊपर आपका बैंक आपको कुछ परसेंटेज ऑफ़र करता है, जबकि फ़िक्स डिपॉजिट अकाउंट में आपको परसेंटेज ज़्यादा ऑफ़र करता है। सेविंग अकाउंट के में आपके पास राइट होता है किसी भी वक्त पैसे निकलवाने का, लेकिन फ़िक्स डिपॉजिट में आप उसे एक टाइम लिमिट तक पैसे नहीं निकलवा सकते, और अगर आप पहले निकलवाना भी चाहें तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स एंड सर्टिफिकेट्स। पोस्ट ऑफिस कुछ सर्टिफिकेट्स इशू करता है और वो स्टार्ट से ही इशू करता आ रहा है, जैसे आपके बॉन्ड्स वगैरह हैं, ये भी आप पोस्ट ऑफिस से परचेज़ भी कर सकते हैं, वहाँ से कैश भी करवाया जा सकता है, आजकल तो बैंक से भी करवाए जा सकते हैं। अक्सर जिसमें जो रिटायरमेंट पर्सन होते हैं, और अक्सर डिपॉजिट्स ऐसे हैं जिस पे टैक्स माफ़ होता है। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी आपके लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप पहले भी इंश्योरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इंश्योरेंस आपको बहुत से स्कीम्स हैं आपके पास। ठीक है, इन्होंने भी कुछ स्कीम्स लिखी हैं जैसे मनी बैक प्लान, जीवन धारा, मैरिज एंडोमेंट प्लान। ठीक है, जीवन साथी इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारी की सारी पॉलिसीज़ बेसिकली इन्वेस्टमेंट का ही हिस्सा होती हैं। आप उन्हें इन्वेस्टमेंट के तौर पर कुछ कैश फ्लोज जमा करवाते हैं, कैश जमा करवाते रहते हैं, फिर आफ्टर सम टाइम वो आपको एक लमसम अमाउंट वापस कर देते हैं। प्रोविडेंट फंड स्कीम, ये हम टैक्सेशन में भी पढ़ चुके हैं। प्रोविडेंट फंड स्कीम प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों तरह से हो सकती है। इसकी दो काइंड्स हैं। कौन कौन सी? एक है रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक है अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अगर प्राइवेट सेक्टर उससे प्रोविडेंट फंड को मेंटेन कर रहा है और उसने गवर्नमेंट के सारे रूल्स को फॉलो किया है तो उसे प्रोविडेंट फंड रिकग्नाइज कहेंगे, और उसने गवर्नमेंट से मंजूर करवाया हुआ है। ऑब्वियसली जब वो गवर्नमेंट से उसको लीगलाइज करवाएगा तो उसे कुछ फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड ऐसे फंड्स को कहा जाता है जो कि गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो तो करवाते हैं लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उसे रिकग्निशन नहीं मिलती। जो एफबीआर होता है वो उसे रिजेक्ट कर सकता है। अच्छा, अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों नहीं कर रहे तो एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी आजकल शुरू हुआ है, वो भी एम्प्लॉयज़ की हेल्प के लिए काम करता है। पेंशन प्लान भी आपको पता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कौन सी होती है, मैं सिर्फ नाम लूँगा और आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि आपके
टी बिल्स हैं, बॉन्ड्स हैं। अच्छा, टी बिल से प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है? देखें, टी बिल 100 रुपीज़ का अगर है तो आपको गवर्नमेंट बेचेगी 95 में, और उसकी टाइम पीरियड होगा 3 मंथ्स का। यानी 3 मंथ्स के बाद आप जब वो वापस करने आते हैं वो जो आपका बिल्स हैं, तो उसको आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे, तो आपको 5 रुपीज़ का क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इस लेक्चर को तवज्जो से सुने, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मानता हूँ कि शायद आपको पहले पता होंगे, लेकिन फिर भी आपके रिवीजन हो जाएगी। हम इसकी एक मीटिंग भी अरेंज करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।